नमस्कार दोस्तों। सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के मूलतः शिव मंदिर होने का दावा करने वाली पीएन आलोक की याचिका बीएच हिज बोनेट की टिप्पणी के साथ खारिज कर दी थी। टिप्पणी का अर्थ यह हुआ कि याचिकाकर्ता को सनक सवार थी कि वह एक ही बात को भुनभुना रहा है, लेकिन यह विवाद 2022 में फिर से सरगर्म हो गया है। नफरत की देह पर सत्ता की बिरयानी बनाने वालों के लिए ना तो इतिहास से मतलब है, ना ही तथ्यों से। उन्हें बस भुनभुनाते हुए उन कान के कच्चे लोगों के दिमागों में जहर भरना है जो उनकी राह को आसान करते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बार बार यह कह चुका है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ताजमहल पर कभी मंदिर था। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय संस्कृति मंत्री रहे महेश शर्मा ने स्पष्ट कहा था कि सरकार को ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के दावे से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से ताजमहल के ताजो महालय होने की बात बार बार कही जाती है। तमाम न्यूज़ चैनलों इस मुद्दे को लगातार हवा देते रहते हैं। इरादा सत्य कहना नहीं, ताजमहल के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना है। ताजमहल के निर्माण से जुड़े तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साफ करते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध इमारत की कल्पना कैसे पहले लकड़ी के मॉडलों में ढाली गई, फिर उसे कुशल कारीगरों ने लगभग 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद साकार किया। शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठा। 1630 में वह सल्तनत के विद्रोही खाने जहान लोदी का पीछा कर रहा था कि उसकी परम प्रिय बेगम बानो उर्फ मुमताज महल की बुरहानपुर में मौत हो गई, जो इस अभियान में साथी थी। शाहजहां को इससे गहरा सदमा लगा। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लोहारी ने पातशाहनामा में लिखा कि इस हादसे से पहले उसकी दाढ़ी के 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे, लेकिन इसके बाद उसके अधिकांश बाल सफ़ेद हो गए। उसने मनोमीत भड़कीले कपड़े उत्तम पकवान का परित्याग कर दिया और शोक में डूबा रहता था। शाहजहां ने मुमताज की याद को अमर बनाने के लिए एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ना हो। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के 1973 में इतिहासकार डॉक्टर रामनाथ की किताब मध्यकालीन भारतीय कलाएं एवं उनके विकास में प्रकाशित की थी। इस किताब में उन्होंने इमारत की शुरुआत का वर्णन किया। वे लिखते हैं कि शाहजहां ने विभिन्न स्थापत्यों की एक सभा बुलाई, उसमें अपना मंतव्य प्रकट किया। उसने ऐसे मकबरे बनाने का एक नक्शा आदेश दिया जो नायाब, कमाल, लतीफ़ और अजीबोगरीब हो। हर एक स्थापत्य ने अपने अपने नक्शे पेश किए। एक नक्शा पसंद किया गया, उसमें शाहजहां ने घटा बढ़ी की और फिर से उसके अनुसार लकड़ी का एक मॉडल तैयार किया गया जो बजमुज आ नक्शा लफितिये रोजाए चौबे तैयार शुद्ध। वास्तव में लकड़ी के बहुत से मॉडल बने और ताजमहल के अनुपातों में इनमें अंतिम रूप से दिया गया, जिसे वास्तविक आकार पत्थर का बनाया गया। ताजमहल के निर्माण में उसी ईरानी चार बाग योजनाओं का इस्तेमाल किया गया जो मुगल भारत लेकर आए थे। इसमें बाग की जमीन को नहरों से काटकर 4 भागों में विभाजित किया गया था। भारत की भीषण गर्मी से परेशान बाबर ने अपनी आत्मकथा में आश्चर्य जताया है कि भारत में लोग ना तो योजनाबद्ध रूप से बाग लगाते हैं और ना ही बहते हुए पानी की कोई कृत्रिम व्यवस्था है। उसने आगरा में बाग ए समेत कई बाग लगवाए थे। ताजमहल की 4 बाग योजना में से बस एक ही फर्क ये किया गया कि बीच में एक संगमरमर का तालाब बनाया गया और मकबरे को बाग के उत्तर ठीक यमुना नदी के ऊपर बनाया गया। अगर ये इमारत किसी राजपूत राजा ने बनवाया तो शिव मंदिर था, तो फिर राजपूत इतिहास का कहीं इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता है और ना ही इस शैली का कोई दूसरा मंदिर ही मिलता है? क्या यह संभव है कि कोई शैली सिर्फ एक मंदिर का में इस्तेमाल हो? सच तो यह है कि मुगलों के अनेक पहले मंदिरों पर मेहराब गुंबद बनाने की परंपरा नहीं थी। अगर ऐसी कोई इमारत पहले से मौजूद होती तो बाबर अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र जरूर किया होता। अगर इसने मान सिंह बनवाया था तो जैसा प्रचारित किया जाता है कि बदायूं और अब्दुल फजल जैसे अकबरकालीन इतिहासकार जिक्र जरूर मिलता। सेल मुगल दौर में तमाम विदेशी व्यापारी भारत आते रहते थे। किसी ने यमुना नदी के किनारे संगमरमर के किसी मंदिर होने का जिक्र नहीं किया। उल्टा वे शाहजहां द्वारा मकबरा बनाने का जिक्र जरूर करते थे। 1631 में अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने स्पष्ट लिखा है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की स्मृति में एक विशाल मकबरा बनाया, जिस मकबरा का नाम ताजमहल। जब फ्रेंट वेयर भारत आए थे तो उसने 1676 में प्रकाशित किया ट्रैवल इन इंडिया में ताजमहल के बारे में साफ लिखा कि उसने इस महान कार्य को आरंभ होते हुए और परिपूर्ण होते हुए देखा है। शाहजहां के जीवन के उत्तरार्ध में भारत आए और उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान चिकित्सक
के शामिल रहे फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकल्स बर्नियर ताजमहल को साफ तौर पर शाहजहां द्वारा निर्मित बताते हैं, जिससे इसकी तरह की सुंदर इमारत पूरे यूरोप में नहीं है। बर्नियर लिखता है कि जो मैं जोर देकर कह सकता हूं कि यह इमारत संसार की विचित्र चीज़ों मिस्र के उन पिरामिडों की अपेक्षा गिने जाने के लिए अधिक योग्य है, जो केवल अनगर्भ पत्थरों के ढेर मात्र है, जिन्होंने दोबारा देखने और मेरा जी उकता गया है कि जिनको देखने से यह अनुमान होता है कि यह एक पत्थर की लाद एकाएक एक पत्थर लाद दिए गए हैं और जिनमें कारीगरी की कला कौशल बहुत ही कम समावेश है। बर्नियर की इस भारत प्रकाशक शैली में ऐसे दस्तावेज की कमी जिनमें ताजमहल के निर्माण से जुड़े तमाम बातें दर्ज हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने साफ लिखा है कि वह एक ज़मीन से जो इस मकबरे से चुनी गई वह मूल रूप से राजामान सिंह की थी, इस उनके पोते राजा जय सिंह के अधिकार में थी। उन्होंने इसके बदले सरकार दी गई ज़मीन यहाँ के नीचे इमारतों बनाने का काम आरंभ किया था। तो इससे ताजमहल का जो है सुंदरता और व्याख्या इन सभी किताबों में मिलता है और इसका जिक्र ये मिलता है कि ताजमहल जो है वह शाहजहां द्वारा ही निर्मित है। इस संबंध में शाहजहां ने कई फरमान मौजूद हैं जो बताते हैं कि इस तरह वह ताजमहल के निर्माण को लेकर सगस था। 20 सितंबर 1632 को जय सिंह को लिखे फरमान में शाहजहां कहता है कि ज्ञात हो कि हमने मुगल शाह को कई खानों में सफ़ेद संगमरमर लाने के आंबार भेजे और एतवार आदेश देते हुए आवश्यक संख्या में पत्थर काटने और किराए की गाड़ी पत्थर काटने के लिए जिनकी उपयुक्त मुगल शाह को आवश्यकता पड़े राजा उपलब्ध करवाएगा और पत्थर काटने वालों के वेतन तथा गाड़ियों की किराए की व्यवस्था वह राजकीय कोष से करेगा। यह आवश्यक है कि राजा मुगल शाह में सहायता की करे, वह इसी अति आवश्यक समझे ता इस आदेश की परिकल्पना ना भूले। ताजमहल के ताजो महाले होने से लेकर ताजमहल होने कुछ ऐसे चिन्ह का हवाला दिया जाता है जिनका संबंध हिंदू परंपराओं से है, लेकिन यह कलाओं के विकास और उनसे विभिन्न शैलियों के सम्मिश्रण के महत्व को ना जानने की कोई कारण होता है। किसी भी मुगल इमारत में खंभे, कलश, चक्र, कमल न का होना ये वजह है। मुगल इमारतों को बनाने में बड़े पैमाने पर स्थानीय कारीगर भी शामिल थे जो पारंपरिक कला परंपराओं पर दक्षता हासिल किया था और अपने निशान भी ये कारीगर छोड़ते हैं। हमारे गुरु और प्रसिद्ध इतिहासकार दिग्वंत लाल बहादुर वर्मा ने एक बार कहा था कि पीएन आलोक की किताब जब प्रकाशित हुई थी तभी उन्होंने प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना से इसका मुकम्मल जवाब देने का अनुरोध किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्य एवं आधुनिक इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर सक्सेना शाहजहां पर अथॉरिटी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये शायद ऐसे लोगों के मुंह लगना उचित नहीं समझा। ज्ञान और आवाम के बीच की दूरी का क्या नतीजा हुआ, यह ताजमहल विवाद में देखा जा सकता है। टैगोर ने जिस काल में गाल पर ढलका हुआ आंसू बताया, उसी ताजमहल का नाम लेकर इतिहास को खून के आंसू रुलाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।